चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर का 4th क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था कि हम लोग अभी आगे का पार्ट देखेंगे, दैट इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ कैमरा के ऊपर शायद आ रहा है, एक सेकेंड के लिए पॉज करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। सो कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो हमारे पास कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, मान लेते हैं P इम्प्लाइज Q। सो दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इसको हम कहते हैं ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स स्टेटमेंट कौन सा होता है? कॉन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद में आएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो आपको एक इम्प्लीकेशन, जनरल इम्प्लीकेशन के स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है कि कोई भी एक इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट अगर दिया है, आपके पास एक इम्प्लीकेशन है, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कॉन्वर्स किसको कहा जाता है, इनवर्स किसको कहा जाता है, और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जब आप कॉन्वर्स की बात करते हो तो आप कॉन्वर्स निकाल रहे हो किसी दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट का। जैसे यहां पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है P इम्प्लाइज Q, तो इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स स्टेटमेंट मतलब क्या, इस स्टेटमेंट का इनवर्स स्टेटमेंट मतलब क्या, और इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं। उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो कोई भी इंप्लीकेशन अगर आपके सामने दिया है तो उस इंप्लीकेशन का कॉन्वर्स का मतलब क्या, अभी आपको डिफाइन करके बताएंगे। इनवर्स का मतलब क्या है वो भी डिफाइन करेंगे, और कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब क्या है वो भी डिफाइन करेंगे। तो अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q इस तरीके का एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो क्या करना है आपको जो दोनों भी स्टेटमेंट है उनका पोजीशन चेंज करना है, तो बन जाएगा कॉन्वर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी स्टेटमेंट का इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसी स्टेटमेंट के इनवर्स का मतलब है कि जैसा इंप्लीकेशन दिया है वैसा ही रखना है, बस दोनों का निगेशन लेना है, दैट इज निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स का मतलब। और व्हाट इज द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ गिवन इंप्लीकेशन, तो दिए हुए इंप्लीकेशन के कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब है कि आपको इस इंप्लीकेशन के कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब है निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। समझ में आए तीनों के भी डिफरेंसेस? तो अगर आपका इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q इस तरीके से दिया है, तो इसका कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, Q इंप्लाइज P। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसे ही रखो, बस दोनों को निगेशन डाल दो। और कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब क्या, उल्टा करो और दोनों को निगेशन लगा दो। तो उल्टा किया, Q इंप्लाइज P किया और दोनों को निगेशन लगा दिया। तो ये तीनों भी चेंजेस आपके ध्यान में अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी आपके इंप्लीकेशन का स्टेटमेंट है उसके लिए कॉन्वर्स ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसा भी आपका स्टेटमेंट है उसके लिए इनवर्स ऐसे डिफाइन किया जाता है, और जैसा भी स्टेटमेंट है उसके लिए कॉन्ट्रापॉजिटिव ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि आपका स्टेटमेंट इतना सिंपल हो, कुछ भी दिया हुआ जा सकता है, लेकिन आपको उसको इस हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो इस बेसिक डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं लगे हाथ एक चीज और बता देता हूं आपको कि आपका जो P इंप्लाइज Q होता है ना, इसके ये और ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। P इंप्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी भी इंप्लीकेशन का लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। ये सही है या गलत है आप खुद ट्रूथ टेबल निकाल के देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। इसको आप पॉज करके लिख लेना। मैंने क्या स्टेटमेंट किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंप्लीकेशन और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं।
तो ये मुझे अगर प्रूव ये सच है या नहीं देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ट्रूथ टेबल। सो पी क्यू चाहिए मुझे, निगेशन पी भी चाहिए, निगेशन क्यू भी चाहिए। सो पहले मैं निगेशन क्यू लिखता हूँ, फिर निगेशन पी, ताकि मुझे ये फाइंड आउट करने में आसानी होगी। सो टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ, ठीक है। क्यू का निगेशन, सो एफ टी एफ टी। पी का निगेशन एफ एफ टी टी। अब हम लोग P इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे। सो P इम्प्लाइज क्यू आएगा, आपको पता है P इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, ट्रू पहले और फॉल्स बाद में। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है तो ही फॉल्स है, बाकी केस में ये ट्रू होता है। और नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन P, मतलब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन P। तो F इम्प्लाइज F ट्रू ही आता है, T इम्प्लाइज F आता है फॉल्स, F इम्प्लाइज T आता है T, और T इम्प्लाइज T आता है T। तो आप देख रहे हो P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी इम्प्लीकेशन का उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ में लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपके काम में आएगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है, कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब भी समझ में आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 को यहाँ पर खत्म करते हैं। सो राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, 3 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स का कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको तीनों भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिए हुए स्टेटमेंट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख के फिर उसको वर्बल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोग लेट P denotes x is less than y and Q denotes x square is less than y square, ठीक है। x और y के ऊपर कंडीशन दी है लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर x इज लेस देन y है तो x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर है, ये सभी रियल नंबर के लिए सही होता है, ऐसे उनका मानना है। तो इसका आपको क्या लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, क्या होगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म of given compound statement is P implies Q, ठीक है। अब नंबर वन कॉन्वर्स इज Q implies P, दैट इज। अब Q implies P का मतलब क्या, पहले Q स्टेटमेंट और फिर P स्टेटमेंट। और Q implies P कैसे लिखा जाता है, पहले आएगा Q मतलब इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y, और ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर x, y बिलोंग्स टू R। सेकंड कॉन्वर्स लिख दिया, अब लिखेंगे इनवर्स इज। अब किसका इनवर्स लिख रहे हो आप, इसका इनवर्स लिख रहे हो, ठीक है ना। दिए गए स्टेटमेंट का इनवर्स आपको लिखना है, P implies Q दिया है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स आएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज इफ इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, इफ पहला स्टेटमेंट देन दूसरा स्टेटमेंट। तो P का निगेशन लिखना है, P क्या x इज लेस देन y है, तो इफ x इज नॉट लेस देन y देन x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर। और लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है, निगेशन Q पहले और फिर इम्प्लाइज निगेशन P। सो निगेशन Q का मतलब क्या होता है, इफ x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर देन x इज नॉट लेस देन y, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिख दिया। सो आपने दिए हुए इम्प्लीकेशन का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों भी लिख दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सो लेट ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। सो यहाँ पर कंक्लूजन वाला पार्ट पहले लिखा है, मतलब देन के बाद का पार्ट पहले लिखा है। ये बेसिकली ऐसा है, इफ द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट देन ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ऐसे है ये।
तो कभी कभी ये चीज़ें भी समझनी पड़ती है आपको कि इसके अंदर एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, ईफ के बाद का पार्ट कौन सा और इसके बाद का। सो आप पी को क्या बोलेंगे, लेट पी डिनोट्स द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, और क्यूज को डिनोट कर रहे हो, देन ए फैमिली बिकम्स लिटरेट। ठीक है, सो सिंबॉलिक फॉर्म तो P इम्प्लाइज Q होगा ही, ये P वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स Q इम्प्लाइज P होता है। अब लिखना कैसे है यहाँ पर, Q इम्प्लाइज P को कैसे लिखेंगे आप लोग। सो Q मतलब पहला स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फैमिली बिकम्स लिटरेट then the woman in family is literate। सेकंड ये होगा कॉन्वर्स। अब हमें लिखना है इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है बेटा, इनवर्स क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q होता है। ठीक है, सो निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q लिखेंगे। इफ negation of P स्टेटमेंट का negation, the woman in family is not literate, if the woman in family is not literate, then a family becomes अब यहाँ पर भी आपको निगेशन लेना है, तो कैसे लेंगे, देन अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ठीक है, सो वर्ब है यहाँ पर, तो डज बाहर लेना पड़ेगा और इस तरीके से आप उसको लिख पाएंगे। सो सही है। और लास्ट हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है बेटा, थर्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो निगेशन Q का मतलब क्या होता है, पहले ही इसका निगेशन आएगा, दैट इज इफ ए फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, then the woman in family is not literate। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अभी कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे अगर तीनों चीज़ें पूछी जाती है तो इस तरीके से आपको लिखना है। पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट थर्ड वाले के अंदर क्या पूछा है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। आसान सा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया थर्ड, इफ सरफेस एरिया, तो इफ के बाद का स्टेटमेंट क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सो लेट P डिनोट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, और देन के बाद का क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस। सो लेट Q डिनोट्स प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, अब आगे बढ़ना है हमें। इसके लिए कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सो बहुत सिंपल है बेटा। इसका कॉन्वर्स क्या रहेगा आपको पता है, कॉन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P, और इसको अगर वर्बल फॉर्म में लिखना है तो Q को पहले लिखिए, दैट इज प्रेशर इंक्रीजेस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ Q वाला स्टेटमेंट, देन P वाला स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इनवर्स क्या होता है बेटा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो इफ के बाद निगेशन ऑफ P, दैट इज सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, देन इसका भी निगेशन, देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। समझ रहे हो बात को, देन प्रेशर डज नॉट
इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद में कॉन्वर्स इनवर्स हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो आपको पता है निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, तो पहले इसका निगेशन, इफ निगेशन ऑफ दिस देन निगेशन ऑफ दिस, सिंपल है। चलिए ये भी वैसी है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। सो वोल्टेज इंक्रीजेस को P मान लीजिए, करंट डिक्रीजेस को Q मान लीजिए, तो P इंप्लाइज Q दिए हुए स्टेटमेंट बन जाएगा। सो Q इंप्लाइज P बन जाएगा कॉन्वर्स, इनवर्स होता है निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन Q। और इसको वर्बल फॉर्म में लिखिए, बात खत्म हो गई। तो बहुत आसान है कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बस बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है आपको। जैसे मान लीजिए हमारे बेसिक डेफिनेशन के अंदर, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ। बेसिक डेफिनेशन के अंदर हमारे पास P इंप्लाइज Q था, देखो मेरे पास P इंप्लाइज Q था, तो इससे रिलेटेड मैंने कॉन्वर्स लिखा था Q इंप्लाइज P, फिर इसी स्टेटमेंट का इनवर्स मैंने लिखा था निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, और इसी का मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा था Q निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। अब अगर मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे पास ऐसा है, मतलब मेरा इम्प्लीकेशन ही ऐसा है, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा बेटा, इसका कॉन्वर्स क्या होगा? तो कॉन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को पहले लेते हैं। सो दिस विल बी द कॉन्वर्स। इससे निगेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक डेफिनेशन को याद रखना है कि कॉन्वर्स में क्या होता है, दिए हुए स्टेटमेंट की अदला बदल होती है, मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है, जो पहला है वो सेकंड पे जाता है, तो सेकंड है एज इट इज। पोजीशन भी इंटरचेंज कैसा होता है, एज इट इज होता है। फिर इनवर्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन जैसे है वैसे रहेगा, सिर्फ दोनों का निगेशन लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका इनवर्स लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ P, है ना, क्योंकि आपके पास जब ऐसा रहता था तब आप इनवर्स लिखते समय इनका पोजीशन एज इट इज रखते थे, दोनों का निगेशन लेते थे। तो यहाँ पर भी निगेशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपके ओरिजिनल स्टेटमेंट है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ओरिजिनल में निगेशन दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट है दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फिर फाइनली ये बन जाएगा Q इंप्लाइज P। तो इस स्टेटमेंट का इनवर्स ऐसे आएगा। और जब बात करेंगे हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव की, तो सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन पहले आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P इंप्लाइज फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड टाइम आएगा, और वो भी निगेशन के साथ में। सो दैट इज फाइनल आंसर होगा P इंप्लाइज Q। समझ रहे हो बात को? तो इस डिफरेंस को समझिए, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि अगर आपका इंप्लीकेशन ऐसा है तो उसका कॉन्वर्स का मतलब ये होता है कि आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी है, इनवर्स का मतलब है कि पोजीशन वही रखनी है दोनों के निगेशन के साथ में, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब कि पोजीशन भी चेंज होगा और निगेशन भी आएगा, ठीक है। तो ये मतलब अच्छे से समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्यों मैं एक्सरसाइज 1.4 इसी में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 1.4 के अंदर निगेशन वाला ही फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूं ताकि हम लोग, हाँ चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। अब इस क्वेश्चन के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, जो भी हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन के रूल्स देखे बस उसी को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं लिखते हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, निगेशन के रूल्स। अब कौन से रूल्स, जो कंपाउंड स्टेटमेंट के हम लोगों ने देखे हैं। राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन मतलब बहुत सिंपल चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप कंजंक्शन का अगर निगेशन लिखते हो तो आपको लिखना है कि सिंस बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो जैसे मान लीजिए पहले एग्जांपल है, पहले एग्जांपल का हमें निगेशन लिखना है। तो दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, निगेशन Q इंप्लाइज P। अब आपको इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। तो ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका निगेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारे पास निगेशन के रूल है कि इम्प्लीकेशन का निगेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड के अंदर कैसे लिखना है, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट is so negation of negation Q implies P, so this is logically equivalent to। अब आपको इसका निगेशन लिखना है बेटा, ठीक है।
सो आप इसका निगेशन कैसे लिखेंगे, या तो आप डायरेक्टली निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल अगर आपको ध्यान में है तो आप उसको यूज कीजिए। कौन सा रूल होता है निगेशन का, तो कभी भी देखिए आपको पता है कि सिंस, यहां पर आप रीजन लिख सकते हो कि अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q दिया है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q होता है ना। तो आपको इसका निगेशन लिखना है तो आपको पता है कि इम्प्लीकेशन का निगेशन आप कैसे लिखते हो, पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो यहां पर इस इम्प्लीकेशन का आपको निगेशन लिखना है तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज, पहला स्टेटमेंट एज एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, बात खत्म। और रीजन क्या रहेगा, सिंस, आपने ये सिंस करके रीजन लिख दिया कि भैया इम्प्लीकेशन का निगेशन ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये है इसका आंसर, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है। सो सेकंड, मतलब इतना ही रहेगा इसका आंसर, सेकंड, कुछ करने के लिए है नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। सो इसका हमें निगेशन लिखना है, सो देयरफॉर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, तो देखो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप इसका निगेशन लिख रहे हो तो जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट मिल रहा है दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। सो इसका निगेशन कैसे लिखा जाता है, अंदर अगर एंड है तो निगेशन लिखते समय क्या करते हैं हम लोग, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लिखा जाता है और एंड की जगह और आता है। सो निगेशन P एंड की जगह आएगा और, एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे, सिंस, या तो आप लिखो कि सिंस, आप रीजन ऐसा लिख सकते हो, सिंस बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, मतलब हमें पता है कि कंजंक्शन वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसका निगेशन लिखने का क्या तरीका होता है। या फिर आप सीधा सीधा जैसे यहाँ पर रूल लिखा है वैसे यहाँ पर रूल लिख दो, मतलब ये एक तो ये वाला रीजन दे दो या फिर सिंस बोल के, मतलब जो भी स्टेप लिखते हो उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस स्टेप के लिए ये जस्टिफिकेशन दिया था वैसे आपको इस स्टेप के लिए आप जस्टिफिकेशन क्या देंगे, सिंस निगेशन ऑफ P एंड Q क्या लिखा जाता है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। तो या तो आप इस तरीके से जस्टिफिकेशन लिखिए या फिर आप सीधा बोलते हैं सिंस बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, यहाँ पर भी आप बोल सकते थे सिंस बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो वो समझ जाते, ठीक है। और आगे फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P का तो कुछ नहीं कर सकते, और एज इट इज, और निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ दैट इज Q, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड का निगेशन हम लोगों ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो इसको हटा देते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 के अंदर P और निगेशन Q दिया है, सो इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। सो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, पहले तो जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होता है उसको आप निगेशन के साइन के साथ लिखिए कि निगेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, अब ये डिसजंक्शन है तो डिसजंक्शन का निगेशन क्या होता है, दोनों का निगेशन लेना है, दैट इज निगेशन P, और की जगह लिखना है एंड, और निगेशन ऑफ Q। तो रीजन क्या लिखेंगे, सिंस बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो हमें पता है डिसजंक्शन का निगेशन कैसे लिया जाता है, या फिर सीधा रूल लिखो स्टैंडर्ड। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P का कुछ नहीं हो सकता एंड निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो निगेशन ऑफ निगेशन लिखा है आपने स्टेटमेंट इटसेल्फ, ये भी रीजन आप लिख सकते हो कि सिंस निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई रिटन दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो फोर्थ के अंदर आपको निगेशन निकालना है P और निगेशन Q एंड R, ठीक है। तो इसको बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का निगेशन। अब बेटा देखिए इसका आप निगेशन निकाल रहे हो, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, आगे लिखे यहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप निगेशन ले रहे हो तो आपको अभी इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये एक स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो इसका और इसका निगेशन निकाला जाएगा कंजंक्शन का, और फिर बात होगी इसकी, ठीक है ना। सो इसका निगेशन कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले तो बाहर के ब्रैकेट का निगेशन लिया जाएगा। तो बाहर के ब्रैकेट का निगेशन लेते समय ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है इससे। सो आप इसका लिखेंगे निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, एंड की जगह आएगा और इसका आएगा निगेशन। तो रीजन क्या आएगा यहाँ पर, सिंस आपने क्या किया, सिर्फ एक कंजंक्शन का निगेशन लिया दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q
इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो ये रीज़न लिख देना, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, अब आपको इसका भी तो निगेशन लिखना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन में। सो ये क्या है, डिसजंक्शन का निगेशन है, तो पहले का निगेशन आएगा दैट इज निगेशन पी, और की जगह आएगा एंड, और यहाँ पर आएगा निगेशन ऑफ क्यू, और ये और एज इट इज आएगा दैट इज निगेशन आर। ठीक है, सो हाँ, अभी इसको आप लोग ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर रीज़न क्या होगा, सिंस आपने लिखा है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बन जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन होता है स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो और निगेशन ऑफ आर। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देना कि निगेशन ऑफ निगेशन इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, फोर्थ वन, सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ आर। ठीक है, तो चलिए सही है। इस ब्रैकेट को हटाना नहीं है बेटा, क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, यहाँ पर बाहर और है। हाँ चलिए, अगर अंदर और बाहर सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अंदर और बाहर अगर अलग अलग ऑपरेशंस है तो ब्रैकेट को हटाना नहीं है। समझ लो मैं क्या करूँ, जैसे मान लीजिए कि जब मैं निगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो निगेशन अप्लाई करने के बाद में जो भी साइन यहाँ पर आ रहा है, जो भी लॉजिकल कनेक्टिव आ रहा है, वो और ये अगर बाहर का अलग है तो इसको ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है आपका निगेशन ऑफ द फोर्थ स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ के अंदर आपका स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज P और निगेशन Q। ठीक है, आपको इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, निगेशन लगा दिया बाहर और ब्रैकेट डाल दिया। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब आपको पता है बेटा कि P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, सिंस निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या लिखते हैं हम लोग, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q हम लोग लिखते हैं P एंड निगेशन ऑफ Q। सो इस रूल के हिसाब से इसका निगेशन क्या होगा, इसको Q मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। सो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट P और निगेशन Q। देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ है, जब भी आप इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखते हो तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज रखते हो, तो यहाँ पर भी मैंने पहला एज इट इज रखा, और दूसरे का निगेशन लेते हो तो यहाँ पर भी मैंने दूसरे का निगेशन लिया है। ठीक है, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड एज इट इज आएगा। अब इसका आप निगेशन लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा आदत रखना है कि निगेशन लिखो लेकिन ब्रैकेट रहने दो, चाहे अंदर जो भी साइन रहे। ठीक है, अगर साइन में कन्फ्यूजन है, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव में अगर कन्फ्यूजन है, तो जो मर्जी रहे आप लोग को लिखना है। सो इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। ठीक है, सो रीज़न क्या आएगा, ये जो आपने लिखा है ये रूल के तहत लिखा है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो P और Q का निगेशन आप लोग कैसे लिखते हो, इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन P एज इट इज एंड एज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन आएगा स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको अगर आप अभी ब्रैकेट नहीं भी डालते हो यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन है। ठीक है, सो चलिए फिर भी रहने देते हैं, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप इन दोनों को डालो या फिर एसोसिएशन का वही तो मतलब होता है। जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 5 है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डालो या फिर यहाँ पर डालो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एसोसिएटिव होती है एडिशन। वैसे ही ये एंड और जो दोनों ऑपरेशंस है लॉजिकल कनेक्टिव्स है, दे आर एसोसिएटिव। मैं आगे बताऊंगा आपको ये प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ का निगेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। चेक करेंगे आंसर, कहीं कोई गलती जी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सो सिक्स्थ के अंदर क्या दिया है स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ P एंड Q। अब थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट आया है, और P और निगेशन Q। तो चलिए इतने बड़े स्टेटमेंट का आपको निगेशन लेना है, तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे और उसके बाहर निगेशन का साइन लगा देंगे। ये उन्होंने दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसको हमें निगेशन लेना है, तो मैंने बाहर निगेशन साइन लगा दिया। चलिए अब मैं मार्कर चेंज करने वाला हूँ, दूसरा मार्कर आ गया मेरे हाथ में। चलिए अब दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब सबसे पहले बाहर के ब्रैकेट का निगेशन लिखना है, तो बाहर अंदर जिस अंदर जो भी दिया है वो देखिए। सबसे पहले ये आपके लिए एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, क्योंकि इन दोनों को और से जोड़ा है। तो सबसे पहले आप इसको एक स्टेटमेंट मानिए और इसको दूसरा, और फिर डिसजंक्शन का निगेशन कैसे लिखते हैं वैसे लिखिए।
सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो आपने पहले इसका निगेशन लिया, अब इस और का आप करेंगे एंड, और इसका निगेशन, इस ब्रैकेट का निगेशन, दैट इज पी और निगेशन क्यू। समझ में आई बात? सो ये फर्स्ट निगेशन आपने किया बाहर के ब्रैकेट का, तो इसको एक स्टेटमेंट मान लिया, तो इसका निगेशन देखिए ये स्टेटमेंट एज इट इज, इसका निगेशन और की जगह एंड, और रीजन क्या रहेगा, सिंस हमें पता है कि दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन का निगेशन कैसे लिखा जाता है, सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, चलिए अब इसका निगेशन, सो निगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो निगेशन कैंसिल हो गया, तो स्टेटमेंट इटसेल्फ पी एंड क्यू बच गया, ये एंड एज इट इज, और इसका निगेशन लिखना है तो इसका निगेशन ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज पहले का निगेशन और की जगह आएगा एंड, और अंदर आएगा निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, सो दिस इज लॉजिकली इक्वल टू पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन, दैट इज स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो जो स्टेप्स आप लिख रहे हो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, कहाँ गया, अच्छा तो इसका आप निगेशन लिख रहे हो। चलिए पहले आपने ऊपर भी तो इसी टाइप का डिसजंक्शन का ही तो निगेशन लिया था, तो यहाँ पर रीजन नहीं भी देते हो तो भी चल जाता है, लेकिन निगेशन ऑफ निगेशन का इटसेल्फ आता है, निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो फाइनली आपको ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आगे उन्होंने कुछ किया है, पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, चलिए ठीक है यहीं तक उन्होंने रोक दिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का निगेशन। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हो। अब लास्ट में थोड़े से बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कह ही नहीं सकते इसको, तो स्टेटमेंट पैटर्न बोलना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 7, आपको निगेशन निकालना है किसका, सो पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज P and negation Q, so this is logically equivalent to, मैं रीजन पहले ही लिख देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। आपको पता है P implies Q का निगेशन कैसे लिखा जाता है, तो रीजन में पहले लिख दीजिए ताकि कहीं भी गड़बड़ ना हो जाए। सो निगेशन ऑफ P implies Q कैसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, ऐसे लिखा जाता है इम्प्लीकेशन का निगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इम्प्लीकेशन है, इसको पहला स्टेटमेंट मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको P मान लीजिए इस पूरे को, और इसको Q मान लीजिए, तो इसका निगेशन कैसे होगा, पहला स्टेटमेंट एज इट इज दैट इज P और निगेशन Q एज इट इज, एंड इसका निगेशन लिखना है आपको, सो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। ठीक है, सो पहले ब्रैकेट को एज इट इज रखिए, दैट इज P और निगेशन Q, एंड इसका निगेशन कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, पहले का निगेशन एंड की जगह आएगा और एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। ठीक है, सो रीजन में लिख सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कंजंक्शन का निगेशन लिखा है, दैट इज P एंड Q का निगेशन, जो आता है निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और निगेशन Q एज इट इज एंड निगेशन P एंड निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन, दैट इज स्टेटमेंट इटसेल्फ। सो ये आया आपका फाइनल आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का निगेशन था। अभी 8th के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसका हम लोग निगेशन लिखेंगे, तो आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं हटा देता हूँ इसको। सो 8th के अंदर निगेशन ऑफ आपको निकालना है, दैट इज निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है, तो आप लोग इसका निगेशन निकाल रहे हो, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले तो इसको एक स्टेटमेंट मानिए, इसको दूसरा स्टेटमेंट मानिए, और फिर बन जाएगा ये डिसजंक्शन का निगेशन। और आपको पता है कि सिंस निगेशन ऑफ P और Q कैसे लिखा जाता है, दैट इज निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और की जगह आता है एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। सो आप पहले स्टेटमेंट का निगेशन लिखने जा रहे हो, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, और की जगह आएगा एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। ठीक है, अब फिर से आपको इसका निगेशन लिखना है, सो निगेशन ऑफ निगेशन P और की जगह आएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q, और इसको लेना है ब्रैकेट में, फिर बाहर है एंड इसका आपको निगेशन लिखना है, दैट इज निगेशन P एंड की जगह आएगा और एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। सो निगेशन ऑफ निगेशन आएगा स्टेटमेंट इटसेल्फ एंड निगेशन ऑफ निगेशन आएगा स्टेटमेंट इटसेल्फ, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, एंड निगेशन P एज इट इज और निगेशन ऑफ निगेशन आएगा स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो जहाँ पर जो जो रीजन जरूरी है वो लिख देना। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोगों ने निगेशन लिखा है। यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं चाहूँगा
कि क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं डिस्कस कर लूँ अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट देखे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो इफ और देन इस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज किए बगैर हमें दिए गए स्टेटमेंट को लिखना है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ तो हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्या, देखिए पहला स्टेटमेंट, इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके लिखा गया है। अब इसी स्टेटमेंट को आपको लिखना है विदाउट यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव, तो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब तो नहीं बदलना चाहिए। तो आपको इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि P इंप्लाइज Q, ये इंप्लीकेशन का स्टेटमेंट है। तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, P इंप्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q, ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। तो कोई अगर स्टेटमेंट कंडीशनल फॉर्म में दिया है, दैट इज इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके दिया है, और आपको उसी स्टेटमेंट को लिखना है विदाउट यूजिंग इफ देन, तो आप इसका यूज करके लिखे, क्योंकि ये भी तो इसी के बराबर है, ठीक है ना। सो आप लोग यहाँ पर इसके आंसर में लिख सकते हो कि वी नो दैट P implies Q is logically equivalent to negation of P और Q. So therefore आप लोग पहले को कैसे लिख सकते हो, सो मैन इज अ जज, इसको आप P मान लीजिए, एंड ही इज ऑनेस्ट, इसको Q मान लीजिए। तो इसको इफ देन के फॉर्म में लिखा है, तो आपको बगैर इफ देन का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले का निगेशन लेना पड़ेगा, दैट इज अ मैन इज नॉट अ जज, ए मैन इज नॉट ए जज, और ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट। तो ये हो गया इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट फॉर्म, जो कि विदाउट इफ देन यूज करके आपने लिखा है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, लिख ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपको दिए हुए स्टेटमेंट का लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना है विदाउट यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन, ठीक है ना। नेक्स्ट, 2 इज अ रैशनल नंबर, ये आपका पहला स्टेटमेंट है, और √2 इज इरेशनल नंबर, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, सो निगेशन P मतलब 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, और √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर थर्ड आएगा, इफ f of 2 इज 0, सो f of 2 इज 0 एक स्टेटमेंट है, f of x इज डिविजिबल बाय x - 2 ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो कैसे लिखेंगे आप, निगेशन ऑफ P, दैट इज f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और f of x इज डिविजिबल बाय x - 2। तो ये कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था। एक और तरीका है इसको लिखने का, और वो क्या हो सकता है कि आपको पता है कि P implies Q इज अगेन लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, क्योंकि आपको तो इफ देन का फॉर्म यूज नहीं करना है, दिस इज अगेन लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन Q implies निगेशन P, ये भी तो है, ये भी तो एक तरीका है। अच्छा नहीं, लेकिन ये इफ देन का ही फॉर्म हो गया, है ना, तो ये नहीं यूज किया जा, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, बट इसको नहीं यूज किया जाता क्योंकि इसके अंदर भी इंप्लीकेशन आ रहा है, दैट इज इफ देन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका यूज नहीं करेंगे, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन देखे। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, उनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो रीजन में लिखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, इसलिए प्रॉपर्टी के नेम्स अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ नहीं, 4-5 ही ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके नेम्स अच्छे से ध्यान में रखने पड़ते हैं, बाकी तो ठीक ठाक है, आ जाती है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.4 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और फिर लास्ट जो है वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगा
डिफाइनाइट इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर वेक्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। सो डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको ख़त्म करने के बाद में फिर मैं वेक्टर की तरफ, मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं लॉजिक के बाद मैट्रिसेस वगैरह ये टॉपिक्स लूँ, लेकिन अभी सर ने वेक्टर स्टार्ट कर दिया तो सोच रहा हूँ कि वेक्टर से ही ख़त्म कर दूँ। तो उससे पहले इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जो है उसका कुछ लास्ट एग्जांपल बाकी है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तो वो भी भेज देता हूँ मैं। और फिर उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रल छोटा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनडिफाइनाइट अच्छे से आता है तो डिफाइनाइट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा टॉपिक है, उसको भी ख़त्म करेंगे, उसको भी टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद में आएंगे वेक्टर्स की तरफ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में।